हेलो स्टूडेंट्स, आज सॉलिड स्टेट फिजिक्स बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा है क्रिस्टल बंधन, जिसमें टॉपिक चल रहा है उसके दो पार्ट तो हमने कर लिए थे, आयनिक बंधन और सहसंयोजक बंधन। उसका थर्ड पार्ट है धात्विक बंधन। धात्विक बंधन क्या होते हैं? आयनिक जो बंधन थे वो तो किसी संयोजी इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने के कारण और वो किसी अन्य परमाणु के ऊपर ऐड हो जाता था। उस केस में हमारे पास आयनिक बंधन मिलते थे कि जो उससे क्या है कि आयन मिलते थे, पॉजिटिव और नेगेटिव, धनायन ऋणायन मिलते थे और वो अपने आकर्षण के कारण बंध बनाते थे, तो वो तो होता था आयनिक बंध। सहसंयोजक बंध क्या होता था? जब दो परमाणु एक ही इलेक्ट्रॉन को साझा करते थे तो उसके कारण सहसंयोजक बंध बनता था। अब तीसरे प्रकार का बंधन है हमारे पास धात्विक बंधन। धात्विक बंधन के अंदर क्या होता है? पहली बात तो यह है कि धात्विक बंधन धातुओं में पाया जाता है और धातुओं के अंदर जो परमाणु होते हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्य कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बहुत ही कम बल से जुड़े हुए होते हैं। एक परमाणु होता है, उस परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है, बाहर उसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो धातुओं के अंदर क्या गुण पाया जाता है? ये इसका नेचुरल गुण है, ठीक है, कि ये जो इलेक्ट्रॉन होता है इसमें और इसके बीच में जो आकर्षण बल लगना चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, ये कम होता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाते हैं, ठीक है। तो असंख्य परमाणु है एक धातु के अंदर और असंख्य परमाणु से असंख्य इलेक्ट्रॉन्स मुक्त हो रहे हैं, तो हम कह सकते हैं धातुओं के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो मुक्त जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इस परमाणु से मुक्त होगा तो ये धनावेशित होगा परमाणु, और इलेक्ट्रॉन होता है जो ऋणावेशित होता है। तो जो धातु के अंदर धनायनों का एक जालक बन जाता है, जालक मतलब एक नेट टाइप से बन जाता है। जैसे जिंक हमारा परमाणु है, जिंक कोई धातु है, जिंक के परमाणु में से दो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो Zn+2 निकल के आता है हमारे पास। मतलब कि जिंक का जो परमाणु है वो धनावेशित हो गया और इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्री हो गए। ऐसे ही ये परमाणु है, ऐसे ही असंख्य परमाणु हैं जिंक के, बहुत सारे परमाणु हैं, ठीक है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन और जो ये धनावेशित आयन बनते हैं, इनके बीच में ये क्या है, इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता तो है नहीं, मुक्त तो ये रहता है, लेकिन इनके बीच में एक बहुत ही कम फोर्स होता है, लेकिन एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल। तो जो इस प्रकार का जो धात्विक बंधन होगा वो इस प्रकार का जो बंधन होगा उसे हम धात्विक बंधन कहते हैं। और जो क्रिस्टल इस बंधन से बनते हैं उनको हम धात्विक क्रिस्टल बोलते हैं। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला, जैसे सेसंजक ऊर्जा। सेसंजक ऊर्जा क्या है? इसका डेफिनेशन मैंने आपको पहले ही बताई थी। इसकी डेफिनेशन ये है कि जो बंध बना है उस बंध को तोड़ने के लिए जो हमको ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी वो सेसंजक ऊर्जा होगी, ठीक है। तो सहसंयोजक क्रिस्टलों से ये कम होती है। सहसंयोजक जो बंध पढ़ा था हमने, उसके अंदर जो क्रिस्टल बनते हैं उन क्रिस्टलों को तोड़ने के लिए जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है उसकी तुलना में धात्विक क्रिस्टलों को तोड़ने में कम ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये होगा। क्षारीय जो धातु होते हैं उनको तोड़ने के लिए 18 से 19 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा की जरूरत होती है। टंगस्टन एक धात्विक क्रिस्टल है जो कि एक अपवाद के रूप में है
इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। एक्चुअल में कम होनी चाहिए, लेकिन टंगस्टन इतना मजबूत होता है कि उसके क्रिस्टल को ब्रेक करने के लिए सहसंजक जो एनर्जी है उसकी हमको अधिक आवश्यकता होती है। तो ये अपवाद के रूप में, इसको याद रखना आप। और धात्विक बंधन के कारण धातुओं के अंदर जो चालकता होती है वो अत्यधिक होती है। अत्यधिक क्यों होती है? जैसे कॉपर है, जो कि हम घरों के अंदर बिजली के तारों में कॉपर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब धातुएं हैं। इनके अंदर ऐसा क्या गुण है? इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे तो इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, और इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो गतिशील अवस्था के कारण ही विद्युत धारा फ्लो होती है। यह आपको सबको पता है, ठीक है। धात्विक अणु क्या होते हैं? धात्विक गुण, यह है इसके धात्विक गुण क्या क्या है। इसके धात्विक गुण है, एक तो आघात वर्धनीयता, मतलब इसके ऊपर यदि हम फोर्स लगाएंगे, धातुओं के ऊपर, इस बंधन के ऊपर यदि हम फोर्स लगाएंगे तो ये धातु के क्रिस्टल फैल जाता है। आघात देने पर ये बढ़ता है। वर्धनीयता मतलब बढ़ना, ठीक है। प्रत्यास्थता, ठीक है। तन्यता मतलब ये तार के रूप में भी कन्वर्ट हो सकता है। ये चमकते भी हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जब एनर्जी पड़ेगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, वो उत्तेजित अवस्था में चला जाता है, और फिर वो वापस आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, ठीक है। तो उसके कारण चमक भी पैदा होती है। गलनांक एवं क्वथनांक भी इसके उच्च होते हैं। और प्रकाशीय गुण मतलब अपारदर्शी का मतलब क्या है? जो लाइट होता है उसको ये पार नहीं होने देते हैं, तो ये इसके गुण हो गए। और क्रिस्टल संरचना इसकी 3 टाइप की पाई जाती है: फलक केंद्रीय, अंतः केंद्रीय और षटकोणीय संकुलित। ये हमारे पास इसकी क्रिस्टल संरचनाएं हैं। और सभी धातुओं के अंदर इस प्रकार की क्रिस्टल बंधन मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चों, नेक्स्ट टाइप का जो बंधन है हमारे पास, ये हमारा धात्विक बंधन तो कंप्लीट हो चुका है। अब अणु या वंडरवाल बंधन पढ़ते हैं। कुछ टाइप की गैसेज हैं, अक्रिय गैसें हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, मेथेन है, ठीक है, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनोन, ठीक है। ये जो गैसें हैं इनमें कुछ अक्रिय गैसें हैं, कुछ हमारी नॉर्मल गैसेज हैं, जो कि हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी हैं। इन गैसेज के अंदर भी एक बंधन पाया जाता है, उसको हम आयनिक बंधन, सहसंयोजक बंधन और धात्विक बंधन, इन तीनों से हम उसको नहीं समझा सकते। उसके लिए एक अलग ही टाइप का बंधन होता है, जो कि द्विध्रुव बलों के कारण लगता है। मतलब हाइड्रोजन के परमाणु जो हैं, नाइट्रोजन के परमाणु हैं, ऑक्सीजन के परमाणु, इन सभी गैसों के बहुत सारे असंख्य परमाणु हैं, उनके बीच में एक बंध बनता है। उन परमाणुओं के बीच में, उन अणुओं के बीच में बंध बनता है, ठीक है। उन अणुओं के बीच में जो बंध बनेगा वो कैसे बनेगा? जैसे एक अणु ये हो गया, ठीक है। अब इस अणु के अंदर ये नाभिक है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही फिर दूसरा ये इसका परमाणु है, इसके अंदर नाभिक है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम इन परमाणुओं को या अणुओं को, इन गैसों के अणुओं को पास लेके आते हैं, कब तक पास लाएंगे? कितना पास लाएंगे? लगभग 5 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 5 × 10⁻⁹ मीटर डिस्टेंस पे लेके आएंगे। यदि हम इन परमाणुओं को इस डिस्टेंस पर लेके आ जाते हैं तो इनके बीच में एक स्लाइट इंटरेक्शन होता है। स्लाइट मतलब बहुत ही कम मात्रा में इनके बीच में एक बल कार्य करेगा। जो वो बल होगा उससे ही हमारा वांडरवाल बंधन बनेगा, या उसको अणु बंधन भी कह सकते हैं, ठीक है।
इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों का कोई आदान प्रदान नहीं होता है। इसमें होता क्या है एक्चुअल में, जो ये धनावेश है वो इस अणु के ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, और जो इसका धनावेश है वो इसके ऋणावेश को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। और इस आकर्षण बल के कारण, लेकिन ये आकर्षण बल कार्य कब करता है, जब ये इस डिस्टेंस पर आ जाते हैं, जब इन अणुओं को आपस में बीच में इस डिस्टेंस पर ले आते हैं, तब जाके ये आकर्षण बल कार्य करता है। इससे हमारे वंडर वाल बंध बनते हैं। आकर्षण बल कार्य करेगा मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे ये, तो एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये जो बंध होता है एक्चुअल में बहुत ही कमजोर बंध होता है। ठीक है, इनकी सेसंजक ऊर्जा भी अत्यल्प होती है, क्योंकि जब बल कमजोर है तो उनको अलग करने में भी ऊर्जा की कम की जरूरत पड़ेगी, तो वो होगा सेसंजक ऊर्जा इसकी कम होगी। गलनांक और क्वथनांक भी इसके कम होंगे। ठीक है, चालकता इनकी कुचालक होते हैं ये, जब इनमें इलेक्ट्रॉन से फ्री नहीं है तो ये चालक कैसे होंगे। चालकता के लिए तो इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है, और इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करेंगे तभी तो धारा प्रवाहित होगी, तो इस केस में चालकता भी इसकी कुचालक होगी। और जो इसका प्रकाशीय गुण है वो ये पारदर्शी होते हैं, मतलब इसमें से लाइट इजीली पास हो सकता है। प्रकाशीय गुण इनकी पारदर्शिता होती है। ठीक है, और संपीड्यता इसकी अत्यधिक होती है। तो इस तरीके से हमारे धात्विक बंधन और वंडर वाल बंधन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट जो हमारा बंधन होगा वो है हाइड्रोजन बंधन, जो कि लगभग वंडर वाल बंधनों की तरह ही होते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों, जो हमारा अगला अबंधन है वो है हाइड्रोजन अबंधन। ये पांचवा है हमारा टाइप। ठीक है, हाइड्रोजन अबंधन कैसे बनते हैं। हाइड्रोजन अबंधन लगभग वंडर वाल बंधन की तरह ही होता है। इसके अंदर क्या होता है कि हाइड्रोजन का परमाणु प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ में, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के साथ में, मतलब कि इनके अंदर, इन तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की प्रवृत्ति अधिक होती है। विद्युत ऋणी का मतलब क्या है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की प्रवृत्ति अधिक होती है। तब क्या होता है, जब हाइड्रोजन का परमाणु इन तत्वों के संपर्क में आता है, तब जो साझा करने वाला जो परमाणु इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन ये परमाणु हाइड्रोजन भी यूज करेगा और ये विद्युत ऋणी तत्व भी यूज करेगा। जैसे कि यहाँ पर एक ऑक्सीजन एक विद्युत ऋणी तत्व है, और हाइड्रोजन इसके साथ में, हाइड्रोजन इसके साथ में क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन परमाणु है। ठीक है, अब हमको चाहिए क्या, क्या कंडीशन क्या है इसके, हाइड्रोजन और विद्युत ऋणी तत्वों के बीच में बनता है ये बंध। तो ये H2O हमारा जल का परमाणु, जल का अणु हो गया, और ये भी एक जल का अणु हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो ये ऑक्सीजन है ये विद्युत ऋणी तत्व हो गया, ये हाइड्रोजन है जो कि एक सिंगल, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो वाला परमाणु हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 होगा। अब क्या होगा कि जो एक इलेक्ट्रॉन इसका है, उस इलेक्ट्रॉन को ये भी अपने साथ यूज करता है, और एक इलेक्ट्रॉन को इसके को ये भी इसके साथ साझा करता है। ठीक है, इसकी कोशिश ये रहती है कि इसके बाह्य कक्ष में इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएं, जिससे कि ये स्टेबिलिटी को, जो कि ये स्थिरता को प्राप्त कर ले, और इसकी कोशिश ये रहती है कि ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले ले। ठीक है, तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं आपको कि ये विद्युत ऋणी जो तत्व हैं ये प्रबल होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की इनके अंदर प्रवृत्ति अधिक होती है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन है वो इसके नज़दीक आ जाता है, मतलब ये इसको अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इधर की तरफ आ जाता है, लेकिन और इससे दूर हो जाता है। अब आपको पता है कि किसी भी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन के निकलने से उसके ऊपर धनावेश आता है, और किसी भी परमाणु पर इलेक्ट्रॉन लेने से ऋणावेश आता है।
अगर ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव बना के रखता है, इसके पास पहुंच जाता है, इससे दूर हो जाता है, तो इसके ऊपर आंशिक रूप से धनावेश आ जाएगा क्योंकि इससे दूर हुआ है, और इसके ऊपर आंशिक रूप से ऋणावेश आ जाएगा क्योंकि इसके पास आ गया है, मतलब लगभग आने को ही है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से धनावेश और ऋणावेश, लेकिन पूर्ण रूप से इसको धनावेश ऋणावेश नहीं कह सकते क्योंकि ये इसमें से कंप्लीटली इसके साथ ऐड नहीं हुआ है, इसकी बस एक डिस्टेंस के अंदर डिफरेंस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो आंशिक रूप से धनावेश और ऋणावेश हमें मिले हैं, इनके बीच में एक आकर्षण बल कार्य करेगा, वो भी बहुत कम होगा क्योंकि जब आवेश कम है तो इनके बीच में आबंध भी हल्का ही बनेगा, कमजोर बनेगा। तो इस तरीके से जो बंध बनेगा उसको हम इस तरीके से शो कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन आबंध होगा जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है, और H2O के प्रत्येक H के साथ में H2O ऐसे ही जुड़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास जल बनता है इसका H2O का। इसके उदाहरण एक तो H2O हो गया, एक HF हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रोजन बंध जिन अणुओं के अंदर बनते हैं, वो ये है। ठीक है, इसके कुछ लक्षण है। सहसंजक ऊर्जा इसकी कम होती है क्योंकि जब बंध कमजोर है तो इसको अलग करने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो भी कम चाहिएगी। बहुलीकरण की प्रवृत्ति होती है, मतलब इसमें एक अणु बहुत सारे असंख्य अणुओं के साथ जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, मतलब कि ये बड़ा अणु तैयार करते हैं, और इनके अंदर ध्रुवण की भी प्रकृति होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमारा क्रिस्टल बंधन नाम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है आयनिक क्रिस्टलों की बंधन ऊर्जा या सहसंजक ऊर्जा। आयनिक क्रिस्टलों की बंधन ऊर्जा या सहसंजक ऊर्जा, ये हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।